है। हम कक्षा का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऋषि पाराशर जी का ध्यान करेंगे और अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमको यह ज्ञान सहज ही प्राप्त हो। अभी हमारा 12 द्वादश भावों में ग्रहों की शुभता अशुभता का विषय चल रहा है। उसके पश्चात हम योगों को पढ़ाएंगे और फिर प्रत्येक ग्रह का फलादेश पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और अभी एक एक दो दिन शायद ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो अभी हम इसी को पढ़ लेते हैं। ये बताइए, जो कल पढ़ाया था समझ आ गया? क्यों जी? मैं जी स्क्रीन मैम। शेयर करती हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर किया और उसी उसी को रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है और उसी को रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको वो भेज भी दिया था। हम कर्क लगन तक पहुंच गए थे, है ना? तो कर्क लगन को समझ लेते हैं। मिथुन लगन हो गया था। एक मिनट, मैं पुस्तक खोल लेती हूँ। देखिए और ध्यान से सुनिएगा। कर्क लगन है चंद्रमा, मतलब स्वामी जो है लग्नेश जो है वो चंद्रमा है। अब हमारा जो कि क्रम है सप्त ग्रहों का, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। ठीक है, सप्त ग्रहों का यही क्रम रहेगा। अब हम उसमें प्रत्येक को लगन के लिए वह शुभ है अथवा अशुभ है, इस प्रकार से देखते हैं। सूर्य जो है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो विद्या है काफी वाइड है। इसमें केवल मतलब अब सीखने को किसी ने जिस स्तर से जितना सीखा हुआ है भी उसके लिए पर्याप्त हो सकता है। और कई बार हम नई नई चीजों को सीखते रहते हैं इसमें। जैसे कि अब ग्रहों का देख रहे हैं, फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई नवमांश कैसे देखें, और हम ये भी देखेंगे कि मानो नवमेश, भाई हम जैसे योगकारी ग्रह कहते हैं, एक पांच नौ का जो स्वामी है वो योगकारी परिणाम देगा, उसी के हम रत्न बताते हैं। लेकिन उसका कितना परिणाम शुभ अशुभ रहेगा, यह डिपेंड करता है कि वह कहाँ जाकर बैठा है या उसकी दूसरी राशि कहाँ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं। और जिस दिन हमारी कुंडली विश्लेषण की कक्षा होगी तो उसमें हम नवमांश को भी देखेंगे और लग्नेश को भी देखेंगे। जब हम लगन को देखेंगे और नवमांश को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लगन चार्ट है वो तो है एक प्लेनेट की वो स्थिति जब जातक का जन्म हुआ, लेकिन उसे उस फल की कितनी प्राप्ति होगी, आप उसमें कितनी गहराई से घुस पाएंगे, तो वो हम नवमांश में देखेंगे कि फलों की, मानो जिससे लगन लगन चार्ट में उच्च का है तो क्या वो उच्च का फल देने में सक्षम है जो लगन में दिखाई दे रहा, तो हम नवमांश की गहराई में जाएंगे। तो देखने के बहुत तरीके हैं, जितनी सूक्ष्मता से हम देखेंगे उतनी हमारे फल में सटीकता, मतलब हमारे बताने में, हमारे अनुभव, जितना हम अनुभव से सीखेंगे उतनी हमारे फलित में सटीकता आएगी। तो हमको यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली पेश की गई है और उसमें हमें देखना है कि जो सूर्य है वो द्वितीयेश है। अब क्योंकि बताया गया है द्वितीय और द्वादश सम है, तो इसको हमने सम मान लिया। तो सम का तात्पर्य क्या हुआ, ना तो शुभ है ना अशुभ है, अर्थात जिन ग्रहों के साथ बैठेगा वैसा ही प्रभाव देगा। अब चंद्रमा को ले लेते हैं। चंद्रमा क्या है, लग्नेश है, इसलिए शुभ है, क्योंकि लग्नेश स्वयं शुभ है, वह अपनी हानि नहीं करेगा। आ जाइए मंगल। मंगल क्या है, दशमेश है, अर्थात 10वें भाव का स्वामी है, तो इसको हमने सब में लिया। प्लस पंचमेश है, अब क्योंकि पंचमेश है
क्योंकि 1 5 9 के स्वामी कौन होते हैं, योगकारी प्रभाव देते हैं, तो इसलिए शुभ है। ठीक है, योग कारक है एवं अति शुभ है, यानी कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल अति शुभ है। अब मंगल का अगर कहीं कहीं अशुभ भावों में बैठ गया, उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहा, ये फलित चर्चा का विषय है, तो शुभ फल में न्यूनता ला देगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। या पाप ग्रह युत हो गया, पाप ग्रह दृष्ट हो गया, क्योंकि स्वयं मंगल खुद पाप ग्रह है, लेकिन फिर भी इस लगन के लिए ये योगकारी काम करेगा जब मंगल की दशा से गुजरेगा जातक, और शुभ दशाओं से गुजरेगा, और कोई शुभ ग्रह का दृष्टिगोचर उसके साथ होता है चला अंतर प्रत्यंतर में, तो वह योगकारी स्थिति को प्राप्त करेगा। जैसे कि उसकी जॉब लग जाएगी, उसे लीडरशिप कहीं अच्छे जॉब, मतलब कहीं लीडरशिप वाली जॉब मिल जाएगी, या कहीं उसे उच्च स्तर पर उसको पहुंचा देगा, क्योंकि मंगल इसके लिए योगकारी है। उसको योगकारी मतलब उसको राज सत्ता की प्राप्ति होने वाली है। योगकारी स्थिति में जातक को एक तरह की राज सत्ता की प्राप्ति होती है, एक उसका खुद का रुतबा बन जाता है, वो खुद अर्निंग करने लगता है, उसका समाज में प्रभाव रहता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, इत्यादि इत्यादि, उसके कर्म से प्राप्त होने वाले फल को दर्शाता है, भाग्योदय उन्नति का कारक बनता है। आगे चलते हैं, बुध की स्थिति को देख लेते हैं। तृतीयेश है तो अशुभ है, क्योंकि त्रिषढ़ाय को अशुभ कहा गया, 3 6 11 को, और द्वादशेश है इसलिए सम है, तो अशुभ फलदायी है। क्यों? क्योंकि अगर अशुभ के साथ सम मिल गया तो अशुभ ही रहेगा, किंतु शुभ के साथ सम हो तो लगभग ठीक है। और अगर योगकारी और कोई और भी शुभ प्लेनेट है तो अति शुभ है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ना, कुछ कहते हैं ना, सम ही कहे, मतलब मुझे अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हम इसको सम ही लेके चल रहे हैं, हिंदी में ही समझ लो। तो हमने देखा बुध बुध क्या है, तृतीयेश है इसलिए अशुभ है, और द्वादशेश है सम है इसलिए क्या है, अशुभ फलदायी है। क्यों? क्योंकि तृतीयेश है, और सम तो जैसा जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा, इसलिए है बुध इसके लिए ठीक नहीं है। बृहस्पति को देख लेते हैं, षष्ठेश है अशुभ है, क्योंकि छठा जैसे ढाई में आ गया गुरु। नवमेश है इसलिए शुभ है। तो क्या है, मूल त्रिकोण राशि छठे में है, तो मिश्रित और शुभ फल है, यानी ना तो पूर्णतः शुभ फल देगा, ना पूर्णतः अशुभ फल देगा, यानी मिश्रित शुभ फल देगा, क्योंकि एक राशि इसकी त्रिकोण में है, तो त्रिकोण तो शुभ है, तो यानी बिल्कुल फल खराब तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिकोण में आ गया, तो मिश्रित फल देगा। शुक्र को देख लेते हैं, शुक्र क्या है, चतुर्थेश है, चतुर्थेश सम है, एकादशेश है, लेकिन 11वें में चली चला गई एक राशि, तो अशुभ है, इसलिए अशुभ फल प्रद है। मतलब अगर एक भी अशुभ है तो लगभग अशुभ फल प्रद है। हाँ, अगर कोई त्रिकोण में चला गया, त्रिकोण मतलब 1 5 9 को सर्वाधिक शुभ कहा गया, त्रिकोण है, बली भाव है, योगकारी भाव है, योगकारी स्थिति जातक के लिए अच्छी होती है, तो वहां वो शुभ फल प्रद होगा। लेकिन एक राशि छठे 6 8 12 में चली गई, त्रिकोण में चली गई, तो वो मिश्रित फल देगा। लेकिन यहाँ पर चतुर्थेश की स्थिति क्या है, सम है, और एकादशेश हो करके अशुभ कहा गया, तो इसलिए अशुभ फलप्रद है। शनि क्या है, शनि सप्तमेश है, सम है, अष्टमेश है, तो अशुभ है, इसलिए मतलब अशुभ फलकारी है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केश भी हो गया, अगर हम देखें, वैसे तो हमने इसको सम ले लिया, पर सम क्यों लिया? वैसे तो मार्केश है पर सम क्यों लिया? क्योंकि वो केंद्र में है, 1 4 7 10 में है। ठीक है, 1 4 7 10 वाले भावों का स्वामी है, तो इसलिए वह सम है। लेकिन अष्टमेश में वह है, तो इसलिए अशुभ है। यानी त्रिकोणेश को सर्वाधिक शुभ यहाँ कहा गया, योगकारी कहा गया, योगकारी स्थिति कही गई, मतलब शुभ तो केंद्र भी है, लेकिन योगकारी 1 5 9 है, क्योंकि एक क्या है, आप लग्नेश स्वयं है, आप अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से आपने मनुष्य जन्म पाया। पंचम भाव आपका क्या है, आपके पूर्व प्रारब्ध जन्मों को भी दर्शाता है, और आपके आपको जो अपने कर्म द्वारा संचित जो विद्या की आप प्राप्ति करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, उसको भी दर्शाता है। और नवम तो आपका भाग्य ही है। ठीक है, तो इस प्रकार इनको शुभ भाव कहा गया त्रिकोण में। ये बली हो ना, तो जातक को हेल्प मिलती रहती है कहीं ना कहीं से। अब आ जाओ जी सिंह लगन पर, क्या यहाँ तक क्लियर? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। जी मैम। समझ समझ में आ रहा है जी? जी आ रहा है मैम।
ठीक है, इसमें टुकिएगा, मैं एक पिक्चर पेश करती हूँ। जी भाजी, आपसे निवेदन था कि आप जो है ना, कृपा करके ना, मतलब अब तो खैर कोई बात नहीं, बट अपनी आईडी से ही प्रवेश लें तो उपयुक्त होगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक पिक्चर ले लेती हूँ जो पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। हम पढ़ेंगे सिंह लगन के लिए। सिंह लगन वाला जातक बड़ा प्रतापी होता है। इसमें हम ग्रहों की स्थिति, मतलब ग्रहों की शुभता अशुभता के बारे में जानते हैं। मैंने किया आपको स्क्रीन शेयर। मैंने अपने नाम पर ही किया है, अच्छा विभाग के जी। नाम। हाँ। तो वो मैं देखती हूँ, फिर वो अन्य ज्यादा अन्य व्यक्ति कौन है जो हमारे उसमें अलग आईडी से आया हुआ था। अच्छा, चला गया, मतलब तो वो हो सकता है मुझे वैसे पहले दिखाई दिया हो, कोई अन्य सज्जन हो। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंह लगन। अब हमको इसमें ग्रहों की शुभता अशुभता को समझना होगा। चलिए समझ लेते हैं। थोड़ा उतना स्पष्ट नहीं आ पाया, किंतु प्रयत्न कीजिएगा समझने का। हाँ जी, सिंह लगन क्या है, ये बड़ा तेजस्वी होता है ये जातक, सिंह लगन में जो जन्म लेता है। इसमें हम, क्योंकि सूर्य है, सूर्य सभी राजाओं में प्रमुख है, मतलब सभी ग्रहों में, नव ग्रहों में प्रमुख है। और सौर मंडल का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसमें हमने देखा सूर्य लग्नेश है तो शुभ प्रभाव से युक्त रहेगा। अगर लगन में बैठ गया तो जातक अत्यंत प्रभावशाली होगा, तेजस्वी होगा। हम कहते हैं ना, जैसे एक ऐसा बच्चा कि जो निडर हो, जैसे कि राजा दुष्यंत का पुत्र था, शेर के दांत गिन रहा था, प्रतापी, पराक्रमी, निर्भय। अब हमने देखा एक पांच नौ के ग्रहों को हम योगकारी बताते हैं, तो सूर्य है, गुरु है और मंगल है। अब हम यहाँ पर इनकी स्थिति को देख रहे हैं। सूर्य लग्नेश है तो शुभ है। चंद्रमा द्वादशेष है तो सम है, क्योंकि दूसरे भाव को और 12वें भाव को सम कहा गया, मतलब न्यूट्रल। वो है, जहां बैठेगा, जिन ग्रहों के साथ बैठेगा वैसा फल देगा। कौन? चंद्रमा। आगे बढ़ो, मंगल। मंगल क्या है? चतुर्थेश है, सम है। नवमेश है, शुभ और योग कारक अति शुभ है। यानी तीन लगन के लिए मंगल योगकारी काम करेगा। क्यों? क्योंकि वह, आपको बताएगा, एक पांच नौ के स्वामी योगकारी प्रभाव देते हैं। दूसरा, उसकी एक राशि केंद्र में भी आ गई, आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि आ गई ना, एक चार सात दस, यानी चौथे भाव में आ गई। और नवमेश भी हो गया, तो अति शुभ प्रभाव वाला होगा। अर्थात इस लगन के लिए यह योगकारी प्रभाव देगा। बुध को देख लीजिए, द्वितीयेश है, सम है, न्यूट्रल है, क्योंकि द्वितीय और द्वादश को सम कहा गया, यानी जिसके साथ बैठेगा वैसा फल। लेकिन एकादशेष है, इसलिए अशुभ है। इस कुंडली के लिए बुध अशुभ फलदायी है। अब बुध के प्लेसमेंट को देखते हैं, मानो बुध कहीं अस्त है तो और भी ज्यादा अशुभ प्रभाव बढ़ा देगा। ठीक है ना, वो अलग चर्चा का विषय है। बुध बेकार है तो मौसी की दशा भी खराब है, बुआ की दशा भी खराब है, माँ बहू बेटियां भी पीड़ित हैं, इत्यादि। हम इस प्रकार से विचार करते हैं या समझते हैं। अब हमने गुरु की स्थिति को देखा, गुरु पंचमेश है, शुभ है, क्योंकि वो त्रिकोण में आ गया। अष्टमेश है, अशुभ है, यानी मूल त्रिकोण राशि पंचम में है तो शुभ प्रभाव तो देगा, लेकिन अष्टम में भी चली गई तो मिश्रित शुभ फल प्रद रहेगा। यानी शुभ स्थितियों में शुभ, जब शुभ जातक की शुभ दशाएं गुजरेंगी तो वह शुभ फल देगा, राइज करेगा जातक। लेकिन अशुभ स्थिति के प्रभाव में आ गया, क्योंकि एक राशि अष्टम में भी है, तो उस समय जातक को कष्ट होगा। इस प्रकार से हमने सूर्य को समझा, अच्छा है। चंद्रमा को हमने कहा न्यूट्रल है। मंगल को हमने कहा योगकारी है, क्योंकि त्रिकोण में है और एक राशि केंद्र में भी आ गई।
बुध को क्या कहा हमने, द्वितीयेश है किंतु एकादश शेष है, और तिसढ़ाए सदैव अशुभ होते हैं। फिर हमने देवगुरु को देखा, पंचमेश है तो शुभ है, किंतु एक राशि अष्टम में चली गई, जबकि मूल त्रिकोण राशि पंचम में है, फिर भी वह मिश्रित फलदायी है, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देगा। फिर हम शुक्र की स्थिति देखते हैं, तृतीयेश है तो वह अशुभ फलदायी है, क्यों, क्योंकि त्रिषढ़ाय सदैव अशुभ होते हैं। त्रिषढ़ाय का मतलब है 3 6 11। दशमेश है तो सम है, इसलिए अशुभ प्रभाव युक्त है, क्योंकि त्रिषढ़ाय में है एक राशि तो अशुभ है। ठीक है, अगर एक राशि त्रिकोण में होती तो मिश्रित फलदायी होती, किंतु दशमेश है तो सम है। अच्छा, सम से तात्पर्य आप समझिए न्यूट्रल है, जैसा बैठेगा, जिन ग्रहों के साथ बैठेगा, जिन ग्रहों से युति संबंध होगा, जिन ग्रहों से दृष्टि संबंध होगा, वो तो फल इस चर्चा का विषय है, लेकिन जिनके साथ बैठेगा, युति करेगा, वैसा वह फल देगा। तो अब तृतीयेश होने के कारण शुक्र इस लगन के लिए अशुभ फलदायी है। अच्छा, आप यहाँ देखें, शुक्र और सूर्य की मैत्री भी नहीं है। नैसर्गिक शत्रुता मित्रता चार्ट आपको याद कराने के लिए कहा था, उसको आप रट डालो, रट। आगे चलो जी, शनि को देख लो। शनि क्या है, षष्ठेश है, छठे घर का स्वामी है, अशुभ है। सप्तमेश है तो सम है, इसलिए अशुभ प्रभाव युक्त है। यहाँ तक क्लियर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। मैम सुन समझ पा में रहे हैं। आ रहा हाँ है जी जी? मैम। जी ठीक समझ है, में आ रहा जी मैम आ रहा। यानी हमने जाना शनि यहाँ के लिए शुभ नहीं है। अच्छा, अगर इस कुंडली में शनि लगन में ही बैठ जाए, लगन में बैठा हुआ शनि अच्छा नहीं होता। हालांकि ये कहा त्रिकोण में अशुभ ग्रह जो है योगकारी परिणाम भी दे सकते हैं, मतलब त्रिकोण एक राजयोग का भी निर्माण कर देते हैं कई बार। लेकिन राजयोग के लिए हमें समझने के लिए हमें योगों को पढ़ना होगा, योगों का अलग कॉन्सेप्ट है हर ग्रह के बारे में, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन लगन में शनि अच्छा फल नहीं देता, और अगर अस्त हो जाए तो भी अच्छा फल नहीं देगा। ठीक है, मतलब शनि एक नकारात्मकता को दर्शाता है, बेशक वो पंचम में ही बैठा हो। हालांकि योगकारी होता है तो शुभ प्रभाव तो देगा, अपना फल तो देगा वो। लेकिन क्या है कि अगर लगन में बैठ गया तो में एक प्रकार की नेगेटिविटी को दर्शाता है। आप गोचर में ही देख लो, अगर जो है आपके लगन से गोचर कर रहा हो शनि या राहु, तो आपकी मानसिक दशा एकदम बदल जाएगी। आपके बारे में, आपके मन में बुरे ख्याल आने लगेंगे, आप नेगेटिविटी से इफेक्ट होने लगेंगे, आप बीमार हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। चलिए हम आपको एक और पिक्चर शेयर करते हैं। अब हम कन्या लगन के जातक के बारे में जानेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। मैम हाँ जी। ये जो शनि है, जैसे छठवें घर में अगर बैठा हुआ है तो शत्रुहंता योग बताया था पिछली बार। अगर हाँ जी, शनि की राशि अगर बैठी है तो वो शत्रुहंता योग नहीं गिन सकते क्या उसको? बिल्कुल नहीं गिन सकते जी। तो वो छठवें घर में बैठा है इसलिए, मतलब राशि राशि अगर बैठी है तो अशुभ कहलाएगी वो, मतलब वो शनि उसके लिए अशुभ देखिए वो रहेगा। मैंने कहा ना, हर लगन के लिए जी अलग अलग फल होगा जी, हर कुंडली के लिए अलग अलग फल होगा। ये आप ऐसे नहीं कर सकते, समझ गए ना? हाँ जी। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई, हम तुला लगन पर पहुंच गए। अच्छा, पर हमको तो ये भी समझना था। सिंह लगन हमारा हो गया, हमको कन्या लगन समझना है ना। चलो जी, कन्या लगन समझो। चलो जी, कन्या लगन को समझ लेते हैं। हाँ, आप एक बार फिर से प्रश्न करेंगे महोदय, अपना क्या कह रहे थे आप? पिछली बार ये शनि छठवें घर में बैठा था तो शत्रुहंता योग बताया था। तो मेरा ये कहना था कि अगर शनि की राशि अगर बैठे तो उसको फिर अशुभ मानेंगे या शुभ ही मानेंगे, ये प्रश्न पूछना। महोदय, ये तो हर लगन के लिए अलग अलग होगा। अब आप ये देखो, लग्नेश उसको क्या मानता है, ठीक है। पर त्रिषढ़ाय सदैव अशुभ कहे गए पर हैं।
त्रिक भाव 6, 8, 12 सदैव अशुभ कहे गए हैं, तो उस लगन के लिए तो वो अशुभ ही है। फिर उसके बाद हम त्रिकोण के ग्रह सदैव शुभ होते हैं। पहले का, पांचवे का, नवे का स्वामी योगकारी स्थिति में जातक को शुभ परिणाम देता है, ये ध्यान रखिएगा। और योग एक शुभ ग्रह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसकी एक राशि त्रिकोण में भी आ रही हो और केंद्र में भी आ रही हो, उच्च राशि भी हो, स्वग्रही हो, तो भी अच्छा फल देगा। ठीक है। अब वो कितने प्रतिशत देगा वो मैं लिखवाऊंगी। तो हम कन्या लगन को समझ लें। कन्या के बाद हमारा, जी मैम। मैम हाँ जी, मैम ये जो 6, 8, 12 जो भाव होते हैं तो ये किसी भी स्थिति में शुभ नहीं होते हैं, सबके लिए अशुभ ही होते हैं क्या? देखो अगर एक राशि उसकी त्रिकोण में चली गई तो मिश्रित फलदायी होंगे। ये तो सभी लग्नों के लिए कहा है, यहाँ भावों की बात हो रही है। और भावेश की, भाव कौन से भावेश का स्वामी किसके लिए, इस लगन के लिए शुभ और अशुभ, वो प्रत्येक कुंडली पर आपको, प्रत्येक लगन की कुंडली पर समझाया जा रहा है। अब आपने कहा त्रिषढ़ाय सदैव अशुभ होते हैं, ये ऋषि सूत्र है। तो तीसरे के, छठे के और 11वें के स्वामी, स्वामी मतलब उसमें जो राशि बैठी है वो अशुभ होंगे, अर्थात अशुभ फलदायी होंगे। ठीक है। इसी प्रकार 6, 8, 12 की जो राशि का स्वामी है वह भी उस लगन के लिए शुभ फलदायी है। लेकिन अगर उसकी एक राशि त्रिकोण में आ गई, 1, 5, 9 में आ गई, तो वह मिश्रित फलदायी है, अर्थात वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल देंगे। अगर कोई योगकारी स्थिति में है, जैसे कि एक राशि केंद्र में आ गई, एक त्रिकोण में आ गई, तो वो अत्यंत शुभ फलदायी हो जाएंगे उस लगन के लिए। अब रही बात ग्रहों के बैठने की स्थिति, तो वो तो हर कुंडली में अलग अलग बैठी है। वो हम ग्रहों के फिर हम और अंतर विश्लेषण को समझते हुए चलेंगे, तो उसमें तो हमें अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ तो अभी हम लगन के आधार पर भावों की शुभता, भावाधिपति की शुभता अशुभता को समझ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए कन्या लगन को समझ लेते हैं जी। कन्या लगन का जो जातक है उसका ग्रहों की शुभता अशुभता को समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कल तक समाप्त हो जाएगा, मंडे। मंडे से हम फिर आपका जो जिस तरह के आपके दिमाग में प्रश्न उठते रहते हैं ना, पलीत चर्चा वाले, हम उसी पर चलेंगे धीरे धीरे, उस चीज की स्टडी करते हुए कि भाई ग्रहों के बारे में समझते हुए, और फिर धीरे धीरे उन्हीं चीजों को पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ग्रहों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही ग्रह की स्थिति है, दिशा क्या है, रंग क्या है, धातु क्या है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका टेस्ट है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें ग्रह का, लेकिन हम उसमें शॉर्टकट में ही चलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको पढ़ाया सब जाएगा। आगे चलते हैं, कन्या लगन को समझ लेते हैं। अब कन्या लगन में क्या है, हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य क्या है, द्वादशेष है, 12वें का स्वामी है, अर्थात सम है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ बैठेगा वैसा ही फल देगा। तो सूर्य यहाँ पर सम है, अर्थात न्यूट्रल है। चंद्रमा क्या है, एकादशेष है, त्रिशढ़ाय सदैव अशुभ कहे गए हैं, तो इस लगन के लिए यह अशुभ फलदायी है। आगे बढ़ो जी। यहाँ मंगल की स्थिति को देख लीजिए। मंगल तृतीयेश है, आप यहाँ देखिए, तीसरे घर का स्वामी है, प्लस अष्टमेश भी है, तो अत्यंत अशुभ है। यानी जो एक राशि त्रिशढ़ाय और एक राशि इसमें 3, 6, 11, 6, 8, 12 में बैठ गई, तो वो अत्यंत अशुभ फल देने वाला है। भाई जिसकी एक राशि केंद्र में है, एक त्रिकोण में है, वो अत्यंत शुभ फल देगा। जिसकी एक राशि त्रिशढ़ाई में है और 6, 8, 12 में भी है, तो वह अत्यंत अशुभ फलदायी होगा लग्नेश के लिए। और द्वितीय और द्वादश सदैव संफलप्रद होते हैं, जिनके साथ बैठेंगे वैसा ही फल देंगे। अब आगे बढ़ो, मंगल की स्थिति।
मंगल को आप देखिए यहाँ पर, तृतीयेश है, अशुभ है, अष्टमेश भी है इसलिए अशुभ है, क्योंकि तिसराय भी अशुभ है, 6 8 12 भी अशुभ है। बुध की देखिए, बुध क्या है, स्वयं लग्नेश है, दशमेश भी है, इसलिए शुभ फलप्रद है, क्योंकि लग्नेश स्वयं प्लस पॉइंट हो गया और दशमेश सम हो गया, तो इसलिए शुभ फलप्रद है। देवगुरु को देखिए, चतुर्थेश है यानी सम है, सप्तमेश है, इसलिए जिसके साथ बैठेगा वैसा ही फल देगा। यानी दोनों तरह से ये बृहस्पति इसके लिए न्यूट्रल है, क्योंकि चतुर्थेश भी है और सप्तम भी है। अब जिसके साथ बैठेगा अर्थात जहां इसका प्लेसमेंट जिन ग्रहों के साथ होगा वैसा वह फल देगा। अब हम शुक्र की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र द्वितीयेश है अर्थात सम है, नवमेश है इसलिए शुभ है, तो शुक्र भी शुभ फलप्रद है क्योंकि त्रिकोण में आ गई एक राशि। उसके बाद हमने शनि को देखा, शनि क्या है, पंचमेश है तो यानी शुभ है क्योंकि त्रिकोण में है। 1 5 9 में आए हुए जो स्वामी है उसके राशि के, वो अधिपति जो है शुभ फलदायी होते हैं। षष्ठेश है, अब चाहे वो क्रूरी ग्रह क्यों ना हो फिर भी शुभ फलदायी होंगे। अच्छा, षष्ठेश है तो अति शुभ है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि छठे में है इसलिए मिश्रित फलप्रद है। मतलब कहने का यह है कि पंचमेश है तो शुभ है, लेकिन षष्ठेश में मूल त्रिकोण राशि चली गई तो मिश्रित फलदायी यानी शुभ फल भी देंगे और शुभ फल भी देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फली चर्चा में जाएं तो हम देखते हैं कि मूल त्रिकोण राशि बैठी है छठे घर में, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिला देगा। पर इस तरह की स्थिति पता कैसे होती है, अब मानो जैसे आपने कहा कि बच्चे ने नीट का पेपर क्लियर कर लिया, ठीक है, लेकिन आप देखो वो कितना तपा होगा, कितना कष्ट उठाया होगा। हाँ, विजेता तो बन गया, वो उसने जीत लिया। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि बैठी है छठे घर में और वह पंचमेश भी है, विद्या का भी स्वामी है। लेकिन क्या हुआ, उसने कष्ट बहुत उठाया, रातों को जागा होगा, खूब स्टडी की होगी, खूब मेहनत की होगी, ऐसे ही वो कंपटीशन एग्जाम नहीं जीता। आप जरा पूछ के आइए, जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीतते हैं वो कैसी कैसी स्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का भी है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मानो परीक्षा देने जा रहा था और वो कहीं एक्सीडेंट घटना का शिकार हो गया और हॉस्पिटल से उठ के वो परीक्षा देने गया, उसकी तैयारी भी नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसी भी स्थितियां घटती हैं लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं उसकी एक राशि मतलब उसका संबंध इसी प्रकार से बन रहा होता है, क्योंकि कंपटीशन तो वो जीत रहा है, लेकिन वो जीत कैसे रहा है ये आप देखिए। मतलब उसने बहुत कष्ट उठाया, यानी मिश्रित फलदायी, शुभ भी है अशुभ भी है। क्या यहाँ तक क्लियर? हम आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम। अच्छा जी, चलो जी, तुला लगन तो इसमें दिख ही रहा है तो इतना तो समझ ही लें। तुला लगन के लिए देख लो भाई, जरा वन आई एम टेकिंग वन मोर पिक्चर। चलिए जी, तो पहले हम तुला लगन को समझते हैं। तुला लगन को देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं तुला लगन का जो लग्नेश है वो शुक्र है। ठीक है, अब शुक्र के आधार पर समझो या लग्नेश के आधार पर ग्रहों की शुभता अशुभता को समझिए। सूर्य क्या है, एकादश शेष है इसलिए अशुभ है, तो इसलिए अशुभ फलप्रद है, क्योंकि वह 11वें का स्वामी है। तीर्थराज सदैव शुभ होते हैं। और शुक्र की सूर्य से वैसे भी मैत्री नहीं है, हमने आपको मैत्री चक्र याद करने के लिए कहा, क्योंकि अगर हमें वही कहते हैं ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम एकदम झटके में ही पकड़ लेंगे, अरे भाई इसकी तो चतुरता भी है, शुभ फलदायी तो वैसे भी नहीं हो सकता। कई बार होता है ना, मानो हमें ही डाउट हो रहा है कि पता नहीं शुभ फलदायी है कि नहीं, लेकिन हमें पता चल गया लग्नेश तो उसको शत्रु मानता है, यानी शुभ फलप्रद तो होगा नहीं। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें खुद ही पता है कि एकादशी सदैव अशुभ फलदायी होते हैं। अब हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। चंद्रमा क्या है, दशमेश है तो सम है, लग्नेश का शत्रु है इसलिए अशुभ फलदायी है। अब हम यहाँ पर जो बात कही गई है लग्नेश का शत्रु है, अब हम ग्रह मैत्री चार्ट में देखते हैं भाई।
शुक्र है हमारा लग्नेश। अब शुक्र को देखो, शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है। और किसी भी ग्रह की शत्रुता मित्रता इस बात पर निर्भर करती है कि लग्नेश उसको क्या मानता है। मतलब शुभ फल, किसी भी भावाधिपति का शुभ फल इस बात पर डिपेंड होता है काफी हद तक कि वह लग्नेश उसको मानता क्या है। तो लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, हालांकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन लग्नेश शत्रु मानता है चंद्रमा को, इसलिए यह अशुभ परिणाम देगा। और जो यहाँ पर हमने कहा दशमेश जो है सम है, यानी दशमेश है चंद्रमा तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन लग्नेश का शत्रु है, क्योंकि लग्नेश इसको क्या मानता है, शत्रु मानता है। तो इसलिए चंद्रमा शुभ फल नहीं देने वाला, अशुभ फलदायी, क्योंकि चंद्रमा की है तो एक राशि, तो ये एक राशि है तो सम है। लेकिन चंद्रमा की शुभता और अशुभता या किस प्रकार का फल देगा, सम है से मतलब जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा। लेकिन प्लस लग्नेश क्या मानता है, ये भी चंद्रमा पर डिपेंड होगा। आपको पूर्व में पढ़ाया गया ना कि सूर्य और चंद्र जिनकी एक एक राशि है वह शुभ फलदायी होगा कि अशुभ फलदायी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश उसको क्या मानता है। लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, लग्नेश ने चंद्रमा को शत्रु माना है, तो यानी चंद्रमा शुभ फल देगा। चतुर्देश होकर वह सम था, किंतु वह अशुभ फल देगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश उसको शत्रु मान रहा है। सम का मतलब है जिसके साथ बैठेगा या तो वैसा फल देगा, या फिर लग्न निर्भर करता है लग्नेश पर, लग्नेश ने उसको क्या माना, लग्नेश ने उसको शत्रु माना। क्या यहाँ तक क्लियर? हेलो। जी मैम। ऑल तो क्लियर। हाँ जी, शुक्र तक हो गया जी। अब नहीं, सॉरी, चंद्रमा तक हुआ था जी। चलिए जी, आपको स्क्रीन शेयर मैंने किया हुआ है, आप में से कोई महोदया जरा पढ़िएगा। मैं 1 मिनट। ये चार्ट के नीचे से पढ़ना है। हाँ जी, मैं चंद्रमा के बाद से पढ़िए। वो चला गया आपका शेयरिंग, यस आया। पहला है सूर्य, एकादशेश अशुभ है इसलिए अशुभ फल देगा। दूसरा चंद्रमा दशमेश है, सम राशि है एवं लग्नेश का शत्रु है इसलिए अशुभ फल देगा। तीसरा मंगल द्वितीयेश सम है एवं सप्तमेश। चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ, फटाफट पढ़ते हैं। हाँ, तो सूर्य को हमने देखा अशुभ है। क्यों? क्योंकि एकादशेष है, ये बात क्लियर हो गई। चंद्रमा का हम बता ही दिए हैं, क्योंकि वह चतुर्थेश हो गए है तो सम, लेकिन लग्नेश ने उसको शत्रु माना इसलिए यह अशुभ फलदायी हो गया। सूत्र ये कहता है लग्नेश उसको क्या मानता है, सूर्य और चंद्र जिसकी एक राशि। फिर आ गए हम मंगल पर। मंगल क्या है, द्वितीयेश है, दूसरा सम है, दूसरा भाव, किंतु द्वादशेष है इसलिए अशुभ अशुभ फलदायी हो गया। सॉरी, द्वितीय कहाँ थे हम? मंगल पर। हाँ, मंगल क्या है, द्वितीयेश है तो सम है, किंतु सप्तमेश है तो भी सम है, अर्थात जिस जिसके साथ बैठेगा वैसा ही फल देगा। कौन? मंगल। सम मतलब न्यूट्रल, जिन ग्रहों के साथ बैठेगा वैसा फल देगा, क्योंकि वह द्वितीयेश है वह भी सम है और सप्तमेश भी यहाँ पर सम है। आते हैं बुध पर। अच्छा, सप्तमेश या जो 1 4 7, एक को छोड़ के 4 7 10 सम हो गया। सम मतलब न्यूट्रल, जिनके साथ बैठेगा वैसा फल देगा, क्योंकि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो केंद्र में बैठे हुए ग्रह हैं उसकी शुभता या अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी दूसरी राशि कहाँ बैठी है अथवा वह किन ग्रहों के साथ बैठा है। इसके बाद हमने देखा बुध। बुध क्या है, नवमेश है तो शुभ है क्योंकि त्रिकोण में है, द्वादशेष है तो सम है, तो यानी शुभ फलप्रद है क्योंकि एक राशि त्रिकोण में आ गई। बृहस्पति कैसा है भाई? बृहस्पति क्या है, तृतीयेश है। तृतीयेश क्या है, अशुभ है, त्रिषठाय के सदैव अशुभ होते हैं।
त्रिषढ़ाय सदैव अशुभ भाव कहे गए हैं, अर्थात उनके जो भावाधिपति है वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते। हाँ, अगर त्रिषढ़ाय का राशि परिवर्तन हो जाए, खासकर जब 6 8 12 का राशि परिवर्तन ग्रह राशि परिवर्तन नहीं, ग्रह परिवर्तन हो जाए, तो फिर वो एक प्रकार की राजयोग स्थिति का निर्माण करते हैं। तात्पर्य ये हुआ, अगर छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का छठे में या 12वें में बैठ गया, तीनों का 6 8 12 का राशि परिवर्तन हो गया, तो वो एक प्रकार का सरल हर्ष और विमल नामक राजयोग बनाते हैं, यानी व्यक्ति संघर्ष के बाद राइज करता है। ठीक है, तो उसमें वो हम अलग योगों में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ बृहस्पति को देखा, तृतीयेश है तो अशुभ है, और षष्ठेश भी है तो अशुभ है, अर्थात अति अशुभ फलकारी है। और आपने देखा लग्नेश भी उसको शत्रु मानता है, या मतलब मैत्री संबंध तो है नहीं गुरु का और शुक्र का। आगे बढ़ो, और दोनों त्रिषढ़ाय में आ गए, त्रिषढ़ाय में भी आ गए और किस में आ गए, हाँ छठे में भी आ गया और उसमें भी आ गया, तो यह अशुभ है। शुक्र को देख लो, लग्नेश है तो शुभ है, अष्टमेश है पर अष्टमेश के दोष से रहित है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं लग्नेश है। तो जब स्वयं लग्नेश है तो यानी शुभ फलदायी होगा। ठीक है, वैसे भी जो है ना, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला ही राशि होती है, और त्रिकोण में तुला राशि आ गई यानी पहले भाव में आ गई, 1 5 9 को हम त्रिकोण कहते हैं, तो वह लग्न में आ गया शुक्र। और वैसे भी शुक्र को तुला लगन और मेष लगन को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं लग्नेश है, तो लग्नेश करे, तो यहाँ पर यह शुभ फलदायी हो गया। उसके बाद हमने देखा शनि, शनि चतुर्थेश है तो सम है, न्यूट्रल है, क्योंकि पहले ही बताया गया कि जो केंद्र के अधिपति है उनकी शुभता अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी दूसरी राशि कहाँ है, अथवा सम से तात्पर्य न्यूट्रल है, जिन ग्रहों के साथ बैठेगा वैसा फल देगा। के बाद हमने पंचमेश को देखा, भाई पंचमेश में है तो शुभ है, यानी योगकारी काम करेगा इस लगन के लिए। वैसे भी जो है ना, तुला और वृषभ लगन के लिए